स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो जनाब हमारे प्रीवियस लेक्चर में से कुछ एक टॉपिक हमारा रह गया था न्यूक्लिक एसिड का। तो आज हम अपने चैनल जाफर बायोलॉजी पे न्यूक्लिक एसिड के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के मतलब। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जाने वाला मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है। वो मटेरियल है जो कि विरासत में जाता है, जो विरासती खसूसियात का तयन करता है, जो सेल के अंदर पाई जाने वाली तमाम तर एक्टिविटीज की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो तमाम तर एक्टिविटीज का डायरेक्टर है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का होता है, एक डीएनए कहलाता है, दूसरा आरएनए कहलाता है। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए जो है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। अब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक्चुअली दोनों जो हैं वो एक 5 कार्बन रखने वाली मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट पेंटोज शुगर राइबोज शुगर पर मुश्तमिल है। लेकिन वो पेंटोज शुगर, ये जहां भी मैंने रिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन रखने वाली पेंटोज शुगर, इसकी कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है, मोनोसैकराइड का लेक्चर मेरे पास पढ़ के आए, आपने देखा चैनल पे। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ी हुई है एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ, दूसरी साइड पे कार्बन नंबर 1 के साथ, अगर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए, तो यही राइबोज डीऑक्सीराइबोज कहलाती है 5 कार्बन दोनों में, आरएनए भी डीएनए में भी दोनों पेंटोज हैं, दोनों राइबोज हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो वो डीऑक्सीराइबोज कहलाती है, और अगर उसको रिमूव ना किया जाए तो वो राइबोज शुगर कहलाती है। अब राइबोज शुगर पाई जाती है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में, इसीलिए ये डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अब डीएनए क्या है? डीएनए की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या है? ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है। इस सेंट्रोमेयर पे ये इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या है? सेंट्रोमेयर। ये इसके क्या है जनाब? क्रोमेटिड्स हैं। अब क्रोमेटिड्स पे कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, ये पार्ट्स हैं जनाब उसके, मैं जिसे शो कर रहा हूं, ये पार्ट्स उसके क्या कहलाते हैं? इन पार्ट्स को जीन कहते हैं, क्योंकि ये हर एक पार्ट हिस्सा जो है जीन है, जो कि विरासती इकाई को तयन करता है, जो विरासत को तयन करता है, जो खासियतें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पहुंचाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है। इस जीन को मैंने अलग किया, ये कुछ यूं करके कंडेंस्ड फॉर्म में था, फिर इसको मैंने खोला माइक्रोस्कोप में देखा तो ये कुछ हमें यूं करके नजर आया। ये यूं करके ये क्या था? एक्चुअली न्यूक्लियोसोम था। क्या था ये? न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में ये पड़ी हुई थी जनाब हिस्टोन प्रोटीन्स, एक यहां पे पड़ी है लिंकर प्रोटीन जो लिंक कर रही है, और ये स्टैंड है डीएनए का। अब डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, धागानुमा साख्त नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड है और हेलिकल है। ये हमें बताया 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया कि ये डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल मेरे हाथों की तरह, कि एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, दरमियान में ये जुड़े हुए हैं, ये इस तरह दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हुए जैसे मार्कर के जरिए मैंने जोड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सीधे स्टैंड है। क्या सीधे स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या है, ये स्ट्रैंड बिल्कुल मूव करते हैं मगर वो यूं करके ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। मगर यहां पे आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आपको ये हाथ एक दूसरे के बिल्कुल यूं बराबर नजर आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। स्टैंड बिल्कुल जब यूं आते हैं, यूं एक दूसरे के सामने नजर आते हैं, मगर उनके दरमियान फासला जो है वो जितना था वो उतना ही रहेगा। एक क्वारल में 3.6 जो है वो इसके पाए जाते हैं, क्या है, एंगस्ट्रॉम पाए जाते हैं, इसके न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं। अब क्या होता है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी है डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड भी है, और दोनों स्टैंड एक दूसरे के अपोजिटली रन करते हैं। एक स्टैंड अगर 5 to 3 रन कर रहा है तो दूसरा 3 to 5 रन कर रहा है। मतलब आपको बताया जाना चाहता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिटली रन कर रहे हैं। क्यों अपोजिटली रन करते हैं मैं आपको भी बताता हूं। अब ये डीएनए बना किससे है, इसमें नाइट्रोजनी बेसेस पड़ी हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। क्या है, साइटोसिन है, थायामीन है, यहां पे मैंने गुवानिन सॉरी लिखती, इसको यहां पे मुझे नहीं लिखना चाहिए था। तो ये क्या है कि ये साइटोसिन है, थायामीन है, यूरासिल। अब इसमें दो ग्रुप्स हैं, जो ये नाइट्रोजनी बेसिस हैं, इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए इनको नाइट्रोजनी बेसिस कहा जाता है। मगर इनका स्ट्रक्चर जो है हम जानते हैं ओपन चेन भी होता है, क्लोज्ड चेन भी होता है, लेकिन ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर रखती है, रिंग्ड स्ट्रक्चर रखती है। और ये क्लोज्ड चेन जो रिंग्ड स्ट्रक्चर है, जो एडेनिन और गुवानिन है, ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर दो रिंग रखती है। जैसे ये एक रिंग स्ट्रक्चर है तो ये क्या अपने स्ट्रक्चर के अंदर दो रिंग रखती हैं, इसीलिए ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और डबल रिंग स्ट्रक्चर एडेनिन और गुवानिन है, इनको प्योरीन कहा जाता है। और जो अपने स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग रखती हैं उनको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो साइटोसिन है, थायामीन है, यूरासिल है, उनको पिरिमिडीन कहा जाता है। मगर 1951 में एरविन चेरगॉफ ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए चेरगॉफ रूल भी पेश किया और इसने कहा कि डीएनए के अंदर होगा क्या कि जितनी एडेनिन है उतनी थायामीन की कंसंट्रेशन है, जितनी गुवानिन है उतनी साइटोसिन की कंसंट्रेशन है। और वो ये कहता है कि दोनों स्टैंड आपस में जुड़ते किस तरह है कि एडेनिन हमेशा अपोजिट में थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगी, साइटोसिन जो है वो हमेशा अपोजिट में गुवानिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। मगर ये डीएनए स्टैंड बनता कैसे है? डीएनए स्टैंड तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप, दूसरा इसमें पेंटोज शुगर, और तीसरी ये नाइट्रोजनी बेस। ये तीन चीजें मिले तो एक न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है जनाब? एक न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, जिसके एग्जांपल एटीपी वगैरह भी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यूटीपी यूरासिल ट्राइफॉस्फेट है, साइटोसिन सीटीपी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी क्योंकि इसमें पेंटोज शुगर भी है, साइटोसिन नाइट्रोजन बेस भी है, फास्फेट भी है। तो इसके पास तीन चीजें मौजूद हैं, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो वो क्या कहलाती है? एक न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। हां, मगर न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोसाइड में भी पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी बेस, न्यूक्लियोसाइड में भी नाइट्रोजनी बेस। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड में कोई फास्फेट ग्रुप नहीं है। फर्क फास्फेट ग्रुप की प्रेजेंस और एब्सेंस का है। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल मैंने एटीपी, जीटीपी वगैरह आपको बता दी। एटीपी हम जानते हैं जो है वो एनर्जी का करेंसी सेल है, करेंसी का पैकेट है, एनर्जी का करेंसी पैकेट है जो इस्तेमाल होता है। उसके बाद निकोटिनोमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड भी, ये भी क्या है? ये है, यही है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बनती है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए। कैसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए? ये पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 पे उसने नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन नंबर 5 पे उसने कार्बन नंबर 1 पे बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन बेस के साथ, कार्बन नंबर 5 पे बॉन्ड बनाया फास्फेट के साथ।
अब इसकी ये जो कार्बन नंबर 5 है वो यूं थी मौजूद, अब क्या होता है, ये OH इधर से रिलीज होता है और ये कार्बन बॉन्ड बनाती है किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है इस फास्फोरस के साथ। ये ईस्टर बॉन्ड तो है मगर ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड है, ये एक फास्फो ईस्टर बॉन्ड है। ये फास्फेट अगर इसी देखो ये फास्फेट है, ये पेंटोज शुगर, इधर एक ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड बना, ये तो इसी फास्फोरस ने दूसरा ईस्टर बॉन्ड बनाया ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो एक ईस्टर बॉन्ड नीचे एक ऊपर, क्योंकि ये फास्फोरस के जरिए बांध रहा है इसलिए इसको फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है, जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है। तीसरी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगी वो दूसरी के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगी, तीसरी के साथ चौथी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगी और ये स्ट्रक्चर इस तरह चलता जाएगा और एक स्ट्रैंड बनेगा। अब क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 1 इधर है, अब अपोजिट स्टैंड अगर दूसरा स्टैंड भी इसी तरह रन करता तो उसकी न्यूक्लियोटाइड इधर होती, कार्बन नंबर 1 पे होती, तो वो बॉन्ड कैसे बनाता, इसलिए दूसरा इसके अपोजिट रन करेगा। जब अपोजिट रन करेगा तो उसकी कार्बन नंबर 1 इधर आएगी, जैसे इधर आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 इधर है, इसकी कार्बन नंबर 1 इधर है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होनी है तो यहां पे कार्बन नंबर 1 पे इसके साथ थायामीन है जो कि एडेनिन के अपोजिट आएगी। हमेशा चेरकोफ रूल के मुताबिक एडेनिन के अपोजिट थायामीन आएगी, साइटोसिन के अपोजिट गोवानिन आएगी। और क्या है, एडेनिन और थायामीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी होती हैं और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। गोवानिन साइटोसिन के साथ जुड़ी होती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब होता क्या है, साइटोसिन गोवानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एडेनिन ने थायामीन के साथ जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट रन करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती हैं, रन करती हैं। अब जब एक दूसरे के अगेंस्ट रन करेंगी तो होगा क्या, एक दूसरे के अगेंस्ट रन करेंगी तो क्या होगा, होगा ये जनाब कि ये जब एक दूसरे के अगेंस्ट रन करती हैं नतीजतन यही दो स्टैंड एक दूसरे के गेट जो है वो बॉन्ड बनाते जाते हैं और चलते जाते हैं। एक स्टैंड अगर 5 से 3 मूव कर रहा है तो दूसरा 3 to 5 रन करेगा, अपोजिट स्टैंड रन करेंगे और ये क्या है, एक डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आरएनए की तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्ट बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन है तो वो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है 300 न्यूक्लियोटाइड्स के लगभग। 300 न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि 100 अमीनो एसिड, क्योंकि एक अमीनो एसिड को 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोड करती हैं, ठीक है। ये 4% तक पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि ये पैगाम लेता है डीएनए का न्यूक्लियस में और आता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में। किसके पास, वहां पे पड़े हुए किसके पास जनाब, राइबोसोम के पास, ऑर्गेनेली के पास। जब राइबोसोम के पास आता है तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए का लाया हुआ पैगाम को लेकर ट्रांसलेशन करना चाहता है, प्रोटीन्स बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसके पास राइबोसोमल आरएनए मौजूद है जो कि 80% तमाम आरएनए में पाया जाता है और ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। इसके मुताबिक लाए हुए कोड के मुताबिक ट्रिपलेट कोडान, जेनेटिक कोडान के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है, जेनेटिक कोडान के मुताबिक दूसरा जेनेटिक कोड को साथ जोड़ेगा, तीसरे को चौथे के साथ जोड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस जेनेटिक कोड को रीड करेगा ट्रांसफर आरएनए और इसके पास एंटी कोडान मौजूद होता है। जो जेनेटिक कोड ये लाता है उसका एंटी कोडान लाता है और उस वो एंटी कोडान जो है जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो अमीनो एसिड लाएगा, दूसरा कोड आएगा इधर से, ये इसको एंटी कोड करेगा, फिर उसके साथ अमीनो एसिड लाएगा, वो 2 अमीनो एसिड आपस में क्या बनेंगे, जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। इसलिए तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा, छठा, सातवां और एक चेन बन जाएगी किसकी, अमीनो एसिड की, और एक प्रोटीन बनेगी और ये 2 to 3% पाया जाता है। और ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन करवाता है कब, जब एक मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से बना था वो पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल आरएनए उनको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, लेकिन उसको एंटीकोड करना है किसने, ट्रांसफर आरएनए ने, और वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। जनाब यहां तक था हमारा न्यूक्लिक एसिड, हमने इसको थोड़ा शॉर्टली डिस्कस किया, आप लोगों को समझ आई होगी न्यूक्लिक एसिड के हवाले से।
तो अगर आप लोगों को ये मेरा टॉपिक पसंद आया है न्यूक्लिक एसिड के अबाउट, तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर अगेन मैं बताता चलूं, मैंने बात की थी न्यूक्लिक एसिड के हवाले से, जिसके डीएनए और आरएनए के अबाउट मैंने बात किया, आरएनए के तीनों टाइप्स के हवाले से, डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से।